सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। पाकिस्तान की पार्लियामान को बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क की पार्लियामान को उस मुल्क या उस कौम की कलेक्टिव विजडम की अलामत या निशानी या पहचान समझा जाता है और पाकिस्तान की पार्लियामान को पाकिस्तानी कौम की कलेक्टिव विजडम के तौर पर देखा जाता है। लेकिन ये गुज़श्ता एक हफ़्ता पाकिस्तानी कौम पर कितना भारी पड़ा और पाकिस्तान की कौमी असम्बली में जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई एक दूसरे के ख़िलाफ़, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो अपोजिशन हो, और कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली हो या सेनेट हो, इनकी एक दिन की सिटिंग ये किसी की ज़ाती जागीर या ज़ाती ख़जाने से इसकी रकम अदा नहीं की जाती, बल्कि ये पाकिस्तान के आम आदमी जो अपना पेट काट के रियासत को टैक्स जमा करवाता है, उस टैक्स से पाकिस्तान की पार्लियामान को चलाया जाता है और लोगों को इसलिए मुंतखब करके पाकिस्तानी कौम लाती है, इन ऐवानों में बिठाती है ताकि ये उनके मसलों को मुदब्बराना तरीके से, फहम फरासत से और दूर रस सोच के साथ हल करें और उस पर बहस करें, ना कि ये एक दूसरे के साथ गुथम गुथा हो जाएं। इस हफ्ते में क्या हुआ, ज़रा उसकी झलकियाँ आपको दिखाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक यंग इमर्जिंग लीडर, चलें आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान तो उम्र रसीदा अब सियासतदान हो चुके हैं, अगर उनसे वो गलत ज़बान इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो कोई उसका जवाब हो सकता है, लेकिन बिलावल साहब जैसे नौजवान सियासतदान, उन्होंने क्या कहा, दिखाएं। वो सियासी कायद जिसने अपनी आवाम के लिए शहादत कबूल की, जिसकी नाम आज भी पूरी दुनिया में रोशन है, एक इमरान जैसा छोटा आदमी ये कैसा बर्दाश्त करे, ये कैसा बर्दाश्त करे कि पाकिस्तान के सबसे सक्सेसफुल, ये जो आप देखिए वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, इसको आप इस तरह नहीं बोल सकते, इसको मैं एक्सपेंज करता हूँ जी, आई एम सॉरी, ये एक्सपेंज करता हूँ मैं इसको। अगर आप वज़ीर आज़म को छोटा कहेंगे तो ये नहीं हो सकता कि जवाब दूसरी तरफ से ना आए। तो मुराद सईद साहब ने जो बिलावल साहब को और उनके वालिद के बारे में जो कुछ फरमाया वो दिखाया। जी मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, हमने 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 लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। स्पीकर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बैठा हर शख्स जिनको एक हादसाती और पर्ची वाला चेयरमैन, यहाँ पे छोटे वजीर जो मेहनत से आए हैं, वो मुखातिब कर रहा था। स्पीकर साहब, ये सारे खुददार हैं, ये सारे अपनी मेहनत से आए हैं। आपकी तरह गुलामी तो नहीं कि पहले बाप के गुलाम थे, आज बेटे के गुलाम हो। यहाँ पे पर्ची वाला भी आ जाता है, जरदारी का बेटा क्या हमें बातें सुना रहा है। इसका जवाब दिया कादर पटेल साहब ने, जिसमें ज़ूमानी गुफ्तगू की गई और ऐसे अल्फाज जिनको सोशल मीडिया पे फोश गुफ्तगू कहा जा रहा है, वो इस काबिल भी नहीं है कि मैं उसको दोबारा आपके सामने रख सकूं। ये पाकिस्तान की कौमी असम्बली में मुराद सईद साहब ने भी कुछ अल्फाज और इस्तेमाल किए, ज़रा ये सुने। इसके अंदर भी किस तरह ज़ूमानी गुफ्तगू की गई, क्या ये ज़ेब देता है कौमी असम्बली के किसी रुकन को, और वो भी फेडरल मिनिस्टर हो, दिखाएं। सिंध और लाड़काना इस वक्त कुत्तों की इज्जत में है, कुत्तों की इज्जत में है। ये जो बाउले कुत्ते इन्होंने छोड़ने हैं, इनको हमने पकड़ना है, हम कुत्तों को पकड़ेंगे जो रोजाना सिंध के शहरियों को काटते हैं। अब ये कुत्ते किसको कहा जा रहा था, और बार बार जो ते है उसके ऊपर तशदीद पे जोर दे देकर जो कुत्ते कुत्ते कहा जा रहा था, उससे मुराद क्या थी, तो आप समझ सकते हैं। क्या ये जेब देता है, क्या इसलिए इनको मुंतखब करके भेजा जाता है। अब उमर अयूब साहब एक और फेडरल मिनिस्टर, यानी ऑपोजिशन का तो काम है हुकूमत को इरिटेट करना, एजिटेट करना। हुकूमत के अंदर कितनी बर्दाश्त होनी चाहिए और इस हुकूमत में कितनी अदब बर्दाश्त है। उमर अयूब साहब अगेन एक फेडरल मिनिस्टर, उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर पे जानबूझ के एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जिसने फिर पीपल्स पार्टी को स्टिर किया, दिखाएं। एक लतीफा है, उसको 10% कहते थे। वो 10% मिस्टर 10% बैठे हुए थे, तो बल्कि उनको बाहर वाले मुल्क ने बुलाया दौरे पे, मैंने तो नाम नहीं लिया, खत्म कर रहे हैं। वो बाहर गए दौरे पे और वहां पे जब ढूंढते फिरते गए, वहां पे एक लीडर ने वहां पे मुख्तसर करें, अपनी बात को मुख्तसर करें और दूसरों को भी मौका दें कि जनाब स्पीकर,
उनके लीडर ने कहा कि ये सामने ब्रिज देख लो, तो उस लीडर ने जब ब्रिज देखा उसने कहा कौन सा ब्रिज, उसने कहा कौन सा ब्रिज, आगे से तो मौका दें पूरा। उसके लीडर ने कहा कौन सा ब्रिज। आगे से ये सब कागज मत फैलाए, ये देखें आपस में एक दूसरे के साथ गुतम-गुता ना होए। आगा रफीउल्लाह साहब अपनी जगह पे जाएं, आगा रफीउल्लाह साहब अपनी जगह पे जाएं। उमर अयूब साहब ने जरदारी साहब को मिस्टर 10% कहा, जिस पर सैयद नवीद कंवर जैसा सियासतदान जिनको बहुत धीमे मिजाज का और बहुत रख रखाव वाला शख्स कहा जाता है, वो भी उठकर चले गए उमर अयूब साहब के पास एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए। और फिर पीपल्स पार्टी के एमएनए आगा सैयद रफ़ीउल्लाह उठकर गए और वहाँ पे मामला गुत्थम गुत्था और उलझने तक पहुँच गया और झंडे की कॉपियाँ फाड़ कर फेंकी गई। क्या इसलिए मुंतखब किया जाता है? क्या कोई ज़रूरत बाकी है फिर इस मुल्क की पार्लियामान की कि जो अरबों रुपए टैक्स पेयर मनी के ऊपर चलाई जा रही है और उसके अंदर अगर यही कुछ होना है तो ये कुछ जलसों में कर लिया करें, ये हमारे साथ टॉक शोज में बैठ के कर लिया करें, ये एक दूसरे के घरों के बाहर जाके कर लिया करें, लेकिन खुदारा जहां पे कौम का पैसा खर्च हो रहा है उसकी इतनी तज़हीक तो ना करें। काम तो पहले नहीं हो रहा कोई, ना माजी में इतना अच्छा हुआ होगा, लेकिन तज़हीक तो ना करें कम अज़ कम इस ऐवान की। मेरे साथ जो 4 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, ऑनरेबल सीनियर मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सदीकुल फारूक साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने सूबाई असम्बली और पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली में, आपका बहुत शुक्रिया। अहमद जवाद साहब तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर, आपका बहुत शुक्रिया। और राशिद सोमरो साहब जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के सीनियर मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं सिंध से। राशिद सोमरो साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सदीकुल फारूक साहब, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा बहस तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की रही, उस दिन आप लोगों की पार्टी की कोई ख़ास इस लड़ाई में कोई नुमाइंदगी नहीं हो सकी, लेकिन ये क्या है? ये क्या है सर? आपने काफ़ी अहम मामला उठाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर अब्बास साहब, पार्लियामेंट, जमहूरी और आईनी निज़ाम एक दरिया की तरह है, ये बहता रहे अपनी रफ्तार से, सफाई भी होती रहती है, ज़मीनें भी सैराब होती हैं, अलाइशें निकलती रहती हैं, गुलजार होती रहती हैं, लेकिन जब इसके आगे बंद बांधा जाए तो पाकिस्तान में इस निज़ाम के आगे बार बार बंद बांधे गए, इस निज़ाम को चलने नहीं दिया गया। उसकी वजह से फिर बाज़ औक़ात, बल्कि ये भी बात आपने सुनी भी होगी और सामने भी आजकल तो मीडिया पे कहते भी हैं कि पीछे बैठ के तो कंट्रोल भी किया जाता है। और मुझे परवेज़ मुशर्रफ के दिनों में याद है जब नेशनल NDM बना था और NDB, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो, NRB, रिकंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन ब्यूरो उन दिनों कहा जाता था। तो उसके जो इंचार्ज थे लेफ्टिनेंट जनरल साहब, वो उन्होंने जब को कवानीन सामने लाए तो एक सवाल अखबार नवीस ने किया कि आप क्यों बना रहे हैं? तो उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा कि व्हाट वी हैव बीन डूइंग कवर्टली इन द पास्ट, नाउ वी वांट टू डू इट ओवरटली, कि जो कुछ हम माजी में सामने आकर खुले बंदों करते थे, अब हम छुप के करते थे, अब हम सामने करने लगे। इसलिए पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि इस निज़ाम के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, इस्लाह होती रहती है। एक वक्त था कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के सवाबदीदी इख्तियारात थे ज़मीन के प्लाट देते थे, आज उस पर तनकीद हुई, आज बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा कवायद व ज़वाबित की पाबंदी आप देखेंगे माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर हो गई है। तो ये जो आप देख रहे हैं गलत ज़ुबान इस्तेमाल, मसलन नवाज शरीफ साहब गलत ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है जी। इसी तरह और बहुत से लोग हैं, ये जो गलत ज़ुबान, लेकिन शहबाज शरीफ साहब करते हैं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जब NRD बनी थी ना, ARD सॉरी, तो उसमें पार्टियां इकट्ठी हुई तो एक कल्चर बेहतर, वो 80s का और अर्ली 90s का कल्चर ख़त्म हो गया था। बदकिस्मती से जब से तहरीक इंसाफ आई है सियासत में, आगे इमरान खान साहब लेके आए हैं, आप उनके कारकुनों और उन लोगों का सोशल मीडिया पे रिएक्शन देख लें तो इस तरह के मामलात बढ़ गए। ये नहीं होने चाहिए, लेकिन ये सिस्टम चलेगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतर होगा, तो ज़माने बेहतर हो जाएंगे। मैं सब बेहतर, बहुत बेहतर होगा। एजेंडे की कापियां फाड़ना, आपने कहा इंडिया की पार्लियामेंट जहां जमहूरियत एक सेकंड के लिए भी डिरेल नहीं हुई, और बहुत से आप देखेंगे कि पार्लियामेंट्स में होती रहती हैं बातें, लेकिन ओवरऑल
मामलात चलते हैं, चलते देने चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये निज़ाम इंसाफ हो, मेरिट पे मामलात हों और पार्लियामेंट और इंतखाबात ठीक हों और चले, तो ये सिलसिला ख़त्म हो जाए। राशिद सोमरो साहब, भले हमारी जो पार्लिमानी तारीख है वो बार बार डिसरप्ट होती रही, भले हमारी जमहूरियत बार बार उसमें रुकावटें और रखने डाले गए, जमहूरियत का तसलसल नहीं चल सका, लेकिन तहजीब, शाइस्तगी, गुफ्तगू, मुहज़्ज़ब तनकीद, तामीरी तनकीद, ये तो आलमी उसूल हैं, ये तो यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं। और ये इंसान ने पार्लियामान से नहीं सीखे, ये इंसान ने सदियों की तहजीबी सफ़र से सीखे हैं। अब ये भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस को ये सीखने के लिए कोई पार्लियामेंट के चलने का कोई 500 साल या 100 साल को इंतजार करना पड़ेगा, फिर ये बेहतर जुबान सीखेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब का आवाज बहुत स्लो आता रहा, मुझे समझने से कासिर रहा उनको, लेकिन हेलो जी फरमाएं। लेकिन मैं एक बात कहूँ, ये जो आप सदियों की बात कर रहे हैं, 1400 साल पहले सरवर कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दीन कुल्लुहु अदब, ये दीन पूरा का पूरा अदब है। अब मदीने की रियासत का जो दावेदार है, इसने जो एक रुख दुनिया को मुतारिफ करा दिया है, अल्लाह न करे कि लोग अब ये समझेंगे कि शायद मदीने की रियासत का खाका ये था जो इमरान खान पेश कर रहा है, जो जबान से भी आ रही है, अखलाक से भी आ रही है। मैं समझता हूँ कि इन तमाम बुनियादी चीज़ों को हमें अपनाना होगा। अगर पार्लियामेंटेरियन 7 लाख बंदों का एक एमएनए नुमाइंदा होता है, जो 7 लाख लोगों को पार्लियामेंट में बैठकर फॉलो करता, 7 लाख लोग उसको फॉलो करते हैं, इसी तरह 22 करोड़ आवाम का नुमाइंदा इदारा है पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट के अंदर लबो लहजा इस्तेमाल होगा वही आवाम उसको अपनाएगा। मेरा ख्याल ये है कि शाइस्तगी, वकार और अखलाक का दामन किसी सूरत हाथ से नहीं जाना चाहिए और हमें इस्लामी तालीमात पर चलते हुए, अदब को सामने रखते हुए दुश्मन से भी बात हो तो बड़ी शाइस्तगी और वकार के साथ हो। बिल्कुल सही। हसन मुर्तज़ा साहब, जो शुरू मामला बिलावल साहब की स्पीच के बाद ही हुआ, बिलावल साहब ने चूंकि एक तो वज़ीर आज़म को छोटा कहा, अगरचे छोटा को बहुत तौहीन आमेज़ लफ्ज़ नहीं है, लेकिन मायूब ज़रूर हो सकता है वज़ीर आज़म के ओहदे के मुताबिक। उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ ने फिर जवाबुल जवाब और सिलसिला शुरू हो गया। तो क्या पार्लियामेंट के फ्लोर पे जानबूझ के किसी ऐसे लफ्ज़ से इज्तनाब नहीं किया जा सकता कि जब मालूम है कि वो लफ्ज़ दूसरी तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल जो है उसको जवाब फराहम करेगा? बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास। देखें, सबसे पहले तो मैं मजम्मत करता हूँ, ऐसा जैसा माहौल असेंबली में या पार्लियामेंट में देखने में आ रहा है मुनासिब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट का तकद्दुस जो है, और पीपल्स पार्टी को तो ख़ास करके कि पीपल्स पार्टी जो है उसने इस पार्लियामेंट की तौकीर के लिए, तकद्दुस के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं। लेकिन एक अरसे से आप भी देख रहे होंगे कि कंटेनर पे खड़े होके इस पार्लियामेंट का कुछ नहीं कहा गया। इस पार्लियामेंट के अंदर आकर भी गालियाँ भी दी गई, चोर कहा गया, डाकू कहा गया, लुटेरा कहा गया। अभी जैसे वो आप एक वफाकी वज़ीर का सुना रहे थे और वो कह रहे थे कि जी मिस्टर 10% और ये और इस किस्म की चीज़ें, और फिर जिस तरीके से दूसरे एक वज़ीर का आप सुना रहे थे कि इस टाइम सिंध और वो कुत्तों की जद में है। ये देखिए, ये चीज़ें हम 10 साल से सुनते आ रहे हैं जी। उसके रिएक्शन में अगर कोई बात कर ले, या अगर चेयरमैन बिलावल ने छोटा आदमी कहा है, तो आप खुद भी समझते हैं कि छोटा कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है, लेकिन चूंकि वो वज़ीर आज़म है, उस हवाले से आप इस छोटे को भी आज गैर पार्लिमानी कह रहे हैं। तो ये छोटा और बड़ा जो है, ये तो आदमी अपने फैसलों से, अपनी बातों से, अपने कामों से बनता है जी। और अगर आप छोटे काम करेंगे तो आपको लोग छोटा भी कहेंगे। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि हमने ना आज तक इस हाउस की सुपरमेसी को तस्लीम किया है, ना हमने सिविल सुपरमेसी को तस्लीम किया है। हमने आज तक हमेशा जमहूरियत को कमज़ोर करने के लिए हमने बातें की हैं। ऑपोजिशन का काम है तनकीद करना, हुकूमत का काम है उसको बर्दाश्त भी करना, और
उनकी तनकीद को जो मुस्बत अंदाज में है वो लिया जाए और उससे बेहतरी की तरफ चला जाए। लेकिन यहाँ काम ही उल्टा है, अपनी नाअहलियाँ, अपनी नालायकियाँ छुपाने के लिए आए दिन फ्लोर पे खड़े होकर लोगों को चोर फलां, ये अंदर कर दो, एसी उतार लो, फलां कर लो। ये सारी चीज़ें जेब नहीं देती, ना वज़ीर आज़म के ऑफिस को देती हैं, ना ही ये वफाकी कबीना को जेब देती हैं। उन्हें तो वहाँ पे खड़े होकर पॉलिसी स्टेटमेंट्स देनी चाहिए, वहाँ पे अपनी पॉलिसी जो है वो अनाउंस करनी चाहिए, उनको बेहतरी की तरफ लेके चलना चाहिए, उन्हें अपने कामों से मनवाना चाहिए कि हम छोटे लोग नहीं हैं, आपने जो छोटा कहा है वो गलत कहा है। तो वो बजाय इसके वो आगे से गालियां देना शुरू हो जाते हैं और बदतमीजी और सारा कुछ वो सारी कौम देख रही है। शायद पता नहीं आपको समझ क्यों नहीं आ रही। जी अहमद जवाद साहब, अगर छोटा कहा है बिलावल साहब ने इमरान खान साहब को, तो उसकी उन्होंने जो तशरीह की है हसन मुर्तज़ा साहब ने कि इंसान अपने बड़े कामों से बड़ा कहलवाता है, छोटे कामों से छोटा कहलवाता है, तो उसके जवाब में बिलावल साहब के वालिद को मिस्टर 10% कह देना, फिर कुत्ते का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है वो जाहिर बात है वो जो बादियो नज़र में जो जिस मकसद के लिए कहा गया है वो भी नज़र आ रहा है। क्या ये हुकूमत में तो बर्दाश्त होनी चाहिए ना अपोजिशन की निस्बत? अच्छा, बर्दाश्त जो टॉलरेंस जो है वो एक चीज़ है, और एक गैर मुहज़्ज़ब अगर कोई गुफ्तगू करे, कोई अगर कोई इंसल्टिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करे तो उसका फिर जवाब तो फिर बनता है। जो तशरीह मुर्तज़ा साहब ने की है, मैं नहीं समझता कि वो तशरीह जो है वो उसका मकसद था जो जिस तरह से बिलावल ने ये ज़बान इस्तेमाल की। अब 10% का उमर अयूब साहब ने अगर जिक्र किया तो उन्होंने मेरा ख्याल है नाम तो नहीं लिया, उन्होंने तो सिर्फ मिस्टर 10% का नाम लिया, तो वो उसके बाद खुद ही आप लोगों ने अज्यूम कर लिया कि ये जरदारी साहब के बारे में कहा जा रहा है। फिर अगर मुराद सईद ने अगर कुत्तों की बात की तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि 1,85,000 लोग जो हैं जो कि सिंध में जिन्हें कुत्तों ने काटा है, और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि जब वो अस्पतालों में पहुंचते हैं तो वहाँ पे कुत्ते की जो वैक्सीन है वो वहाँ पे मौजूद नहीं होती, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई। तो मुराद सईद साहब ने इस बात का जिक्र किया कि यस, सिंध के अंदर जो है लोग जो हैं वो कुत्तों की वजह से भी सफ़र कर रहे हैं, और ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है कि 1,85,000 एक साल में कुत्ते जो हैं वो काटा है इधर सिंध के अंदर। तो ये तो एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अब लेकिन अगर हम इसको एक ओवरऑल सिनेरियो में, जैसे कि जो मकसद मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम का, जो अमीर अब्बास साहब ने जो शुरू में इन्होंने प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में जो बात की, वो मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा मैसेज है कि पार्लियामेंट एक ऐसा अदारा है कि जो आवाम की नुमाइंदगी करता है, और यहाँ पे इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ पे इश्यूज़ को डिस्कस किया जाए, यहाँ पे बिल के ऊपर डेलिब्रेट किया जाए, यहाँ पे आवाम की फलाह व बहबूद के हवाले से बातचीत की जाए। जहाँ तक ताल्लुक़ है एक दूसरे पे कोई हार्श क्रिटिसिज्म का, या अगर कोई लड़ाई अगर करनी ही है अगर किसी ने, तो ठीक है, वो टॉक शोज़ भी हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हैं, लेकिन ये है कि पार्लियामेंट को हम एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे आवाम के सामने लेके आएँ, ताकि आवाम को ये एतमाद हासिल हो कि हमने जिन नुमाइंदों को चूज़ किया है वो जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो वो हमारे इश्यूज़ के हवाले से बात करते हैं, ना कि अपनी कोई ज़ाती उसमें कोई लड़ाई है। अब जो कंसर्न जाहिर किया गया इस प्रोग्राम के हवाले से, तो मैं यही कह सकता हूँ कि जमहूरियत का जो सफ़र है, यस, इसमें इंटरप्शंस बहुत आई हैं इस मुल्क में, और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जमहूरियत का सफ़र ये चलता रहे, और मीडिया का ये काम है कि वो इस सफ़र में जो खामियां देखता है उसको सामने लेके आए, उन खामियों को डिस्कस करना चाहिए, और उसमें जो गलत चीज़ें हैं उसको हुकूमत हो या अपोजिशन हो उसको कंडेम करना चाहिए, और आपस में ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम इस चीज़ के ऊपर इत्तफाक करते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल ना की जाए, वहाँ पे इस किस्म का जो आपने भी इसको कंडेम किया है, अल्फाज इस्तेमाल ना किए। अच्छी बात यह कि आपने भी इस चीज़ को कंडेम किया है, लेकिन अब अगर मुराद सईद साहब एहसन इकबाल के बारे में खड़े होकर कौमी असम्बली के फ्लोर पे इन द कैपेसिटी ऑफ फेडरल मिनिस्टर ये कहें कि एहसन इकबाल ने
फलां करप्शन की और अपने भाई को भी नवाजा। इसी तरह से अगर उमर अयूब साहब जो है वो इनडायरेक्टली जरदारी साहब को मिस्टर 10% कह दें, तो अब आप ऑपोजिशन में नहीं है, अब आप हुकूमत में हैं। हम तो कहते हैं कि एहसन इकबाल ने अगर करप्शन किया तो एहसन इकबाल को पकड़ें। अगर जरदारी साहब मिस्टर 10% थे तो मिस्टर 10% ने जो 10% कमीशन ली वो पकड़े, निकलवाएं। ये काम क्यों नहीं हो रहा? यानी वो केसेस क्यों नहीं कायम कर रही तहरीक इंसाफ की हुकूमत? केसेस कायम करके कौमी असम्बली को दिखाएं कि जी हमने ये केस कायम किया आसिफ जरदारी के खिलाफ या एहसन इकबाल के खिलाफ। ये तो वही मड स्लिगिंग है, वही इल्जाम तराशी है जो ऑपोजिशन में भी हो रही थी, आज हुकूमत में आकर भी हो रही है। जी बिल्कुल, मैं जी बिल्कुल, आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। इस ऑब्जर्वेशन में आप शामिल कर लें कि इसी पार्लियामेंट के अंदर जहांगीर तरीन के बारे में, खुसरो परवेज़ के बारे में और दूसरे लोगों पे भी इल्ज़ामात लगते हैं। तो ये वही पार्लियामेंट है कि जहाँ पे अपोजिशन और हुकूमत ने हमेशा एक दूसरे पे हर किस्म के इल्ज़ाम, इसलिए हम ऐसे ना करें कि हम सिर्फ एक सिंगल आउट कर लें कि मुराद सईद ने ये कहा, उमर अयूब ने ये कहा। आपको इस तरह की दर्जनों बल्कि सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगी कि जहाँ पे हुकूमत और अपोजिशन के वहाँ पे मेंबर्स ने एक कथा कलामी की मार्जत। देखिए अहमद भाई, एक फर्क है, एक फर्क है पार्लियामेंट वो फोरम, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जहाँ पे एक फर्क है अहमद भाई। अगर ऑपोजिशन कहे कि जहांगीर तरीन ने करप्शन की है या गंदुम के अंदर माल बनाया या चीनी में माल बनाया या खुसरो बख्तियार ने माल बनाया, तो वो ऑपोजिशन में है, वो तहकीकात नहीं कर सकते हैं, वो मुकदमा कायम नहीं कर सकते हैं जहांगीर तरीन के खिलाफ या खुसरो बख्तियार के खिलाफ। लेकिन मुराद सईद और उमर अयूब हुकूमत में है, वो अगर कहें कि जरदारी साहब ने 10% कमीशन ली या किसी और ने, एहसन इकबाल ने करप्शन की, तो आपने केस बनाना है, आपने इल्जाम नहीं लगाना, आप तो हुकूमत में हैं। अमीर अब्बास साहब, अगेन वेरी पर्टिनेंट, मैं इसी तरफ आ रहा था, मैं यही बात इसको कंक्लूजन में मैं यही लेके आ रहा था। पहली बात तो ये है कि पीटीआई की हुकूमत को तो हुकूमत में आए हुए 1.5 साल का अरसा हुआ है। मेरा तो ये सवाल बनता है कि पिछले 10 साल में जहांगीर तरीन या खुसरो या किसी और लीडर पीटीआई के जिसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, ये उन 10 सालों में उन हुकूमतों को ख्याल नहीं आया कि हमने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है? क्या अब जब पीटीआई की हुकूमत आई तो अब आपको ख्याल आया कि आपने पार्लियामेंट के अंदर जो है इनकी करप्शन की बात करनी? वो क्या ही अच्छा होता कि आप अपने दौरे हुकूमत में इनके अहमद भाई, वो तो बुरे लोग थे ना, की रोशनी में उनको तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, इसी वजह से उनको लोगों ने इसी वजह से रिजेक्ट किया। अब आपको लोग लेकर आए ना, आप तो वो रवैया ना दिखाएं जो वो दिखा रहे हैं। जी जी, उनको लोगों ने इसलिए रिजेक्ट किया कि इल्जाम तराशी करते हैं, आपको लोग लाए कि आप एहतसाब करेंगे। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं इसी चीज पे आ रहा हूं कि पहली बात तो ये है कि अगेन, ताकि सिंगल आउट ना हो पीटीआई, मैं तो ये बताना चाह रहा था कि जो लोग आज पार्लियामेंट में जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, वो तो पिछले 10 साल में हुकूमत में भी रहे हुए हैं, तो वो उन लोगों ने उस वक्त क्यों नहीं एक्शन किया? ये मेरा फारूक साहब, अब आते हैं पीटीआई। आप कर लेते जहांगीर तरीन को, खुसरो बख्तियार को, आपने खुसरो बख्तियार को वजीर बना लिया। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट जो है कि खुसरो बख्तियार साहब के जो मामलात हमारे दौर में तो सामने मैं उसी पे आ रहा हूं। नंबर 1, नंबर 2 उस चीज को, नंबर 2 मैं अपना, अब मेरी बारी है, जरा आप थोड़ा सा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है को पहले रोक लें। पीटीआई, मैं अपनी बात को मुकम्मल नहीं, आपने तो मुकम्मल कर लिया, इसलिए उन्होंने मुझे फ्लोर दिया। पार्लियामेंट इज नॉट द फोरम ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सनाउल्लाह साहब जब पार्लियामेंट में आके अपनी जो एक्सप्लेनेशन अगर वो ऑफर करते हैं वो भी सही नहीं है। मैं ये समझता हूं कि अकाउंटेबिलिटी जो है उसका जो फोरम है, या तो इन्वेस्टिगेटिंग जो अदारे हैं, चाहे वो या वो करें, चाहे वो नैब है, या उसके बाद कानून के हवाले से जो जुडिशरी का रोल है, यहीं से शुरू करता हूं। पार्लियामेंट के अंदर जो है ये पीटीआई वाले जो है इसका कोई फायदा नहीं। और जो सबसे ज्यादा बड़ा नारा इमरान खान ने लगाया और ये कहा कि मुझसे और मेरी काबीना से शुरू किया जाए, तो आज तक 18 ही महीने सही, इन 18 महीनों में अब तो ये सुना जा रहा है कि हेलीकॉप्टर का केस ही वापस हो गया, नैब वाले जवाब ही नहीं दे रहे। अभी जिसको, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो जिस बंदे को, जहांगीर तरीन को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया, उसको आप काबीना में बिठा रहे हैं। जिन वजूहात की बुनियाद पर नाअहल करार दिया, क्या आपने उसकी बुनियाद पर उसकी अकाउंटेबिलिटी की? और लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई, लाइफ टाइम जहांगीर तरीन। अच्छा, अब उसके सामने, उसके बाद आइए, अभी मीडिया की बात, हमारे अहमद जवाद भाई बड़ी अच्छी बात कर रहे थे
कि मीडिया अपना किरदार अदा करे। आपकी पार्टी और आपके सबसे बड़े लीडर इमरान खान मीडिया को अब माफिया कहना शुरू कर दिया उन्होंने, बिल्कुल कहा। और अब कहते हैं मीडिया मेरे खिलाफ जो मर्जी कहे इज्जत खुदा देता है। यानी मीडिया अगर आईना दिखाए तो फिर गलत है। अच्छा, फिर आपने जैसे कहा जी हम तो कमजोर, फर्ज करें जी हम तो नालायक लोग, आप तो बुरे लोग थे ना, नालायक लोग थे, बुरे लोग थे। बुरे लोग। भाई आपने तो 100 दिन में इंसाफ देने, मामलात ठीक करने और 200 अरब डॉलर बाहर से ला के 100 अरब डॉलर जनाब IMF और वर्ल्ड बैंक के मुंह पर मारने और 100 अरब खर्च करने की बात की थी। इमरान खान ने कहा मैं अल्लाह से वादा करता हूं मैं 200 अरब डॉलर लेके आऊंगा। भाई खुदा, अब कहते हो जी हमें पता नहीं था। भाई अगर नहीं पता था तो आप तो ये भी कहते थे कि मैंने 200 आदमियों की टीम भी बना ली है और KPK से मैंने तजुर्बा भी हासिल कर लिया है। तो इसलिए आपके जो अक़वाले ज़र्री हैं, जो इतने अरसे में, यानी 2008 में आपने बाइकाट किया, लेकिन आपने इलेक्शन और उसके बाद जो सिलसिला शुरू किया, कम से कम 10 साल से कौम को जो आप बाग, अगर मैं सब वो तो आप वादे करके आए थे कि 2008 के इलेक्शन बाइकआउट करना है, आप भी और मोहतरमा भी, फिर आके आपने इलेक्शन टेस्ट कर लिया। हम तो किया ना, आपने तो धोखा दिया इमरान खान साहब को। हमने तय कर लिया था वो। अच्छा, आए नहीं थे। एक ब्रेक से वापस आते हैं सिद्दीकुल खान फिर राशिद सोबरू साहब, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 की बात भी इमरान खान साहब ने कर दी, क्योंकि वो हुकूमत टॉपल करना चाहते थे किसी गैर मरई कुव्वत के साथ मिलकर। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। जो बात आप कर रहे थे, एक सवाल भी ले लें और अपनी बात मुकम्मल भी कर लें। इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि फौज का डर उनको होता है जो करप्ट हो या जो माल बनाते हैं। फौज मेरे साथ इसलिए खड़ी है कि क्योंकि मैं ना करप्शन करता हूं ना माल बनाता हूं। तो इशारा आप लोगों की तरफ ही था जाहिर। मैं इस पे भी करता हूं। देखिए जी ये एक तो ये कि इन्होंने ये भी कहा था कि तरक्याती फंड करप्शन का जरिया है। इन्होंने ये भी कहा था कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जरिए ये भी करप्शन का जरिया है। आप यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन भी चले गए और तरक्याती फंड भी दे रहे हैं, और इनके बल्कि जो इत्तेहादी हैं तरक्याती फंड पे ही उनका झगड़ा है इनके साथ। अच्छा, इसके साथ एहतसाब की बात मैंने कर ली। अब आ जाइए इंसानी सेहत के मामले में। अहमद जवाद साहब ने और इनके मिनिस्टर साहब ने सिंध में जो एंटी रेबीज़ वैक्सीन है उसकी बात तो की कि वो नहीं थी। ये जो डेंगू से अमवात हुई और जिस बुरी तरह से पंजाब में फैला पंजाब में, उसका कौन जवाब दे? इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा कि दूसरे पर तनकीद करने, आप सबसे बड़े, आप तो बड़े एक टार्च बेयरर हैं। आप तो कुछ नारे ऐसे लगा के आए हैं कि जैसे आप फरिश्तों का काम करेंगे। आप रियासत मदीना बनाने की बात कर रहे हैं। आपका किरदार रियासत मदीना के किरदारों को जैसा तो हो नहीं सकता। वो उनके करीब करीब तो करें, उनके पाँव में तो बैठे, कुछ भी नहीं करते हो। अब आपने ये बात किया है कि जी फौज हमारे साथ। मुझे ये बताएं, कभी आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इकोनॉमिक कमेटी का मेंबर बना देते हो? अब इसका ये मतलब है कि अगर फौज आपके साथ है तो जितनी आपकी नाकामियां हैं वो सब फौज की नाकामियां हैं। यानी आप तमाशा बनाया हुआ आपने। वो करप्शन करते थे तो डरते थे, यानी गोया फिर फौज मुदाखलत करती थी तो उस करप्शन की वजह से करती थी। मैं करप्शन, आपकी करप्शन सामने पड़ी हुई है। मैं फिर आपकी किसी की करप्शन तो अदालत के जरिए साबित होगी ना। अमीर अब्बास साहब, मैं 2 जुमले बोल के या 3 खत्म करता हूँ। आपने 2002 में परवेज मुशर्रफ की एमनेस्टी स्कीम में अपना काला धन सफेद कराया, इमरान खान साहब आपने। तो आप तो खुद इकरारी मुजरिम हो कि ये मेरा काला धन है, सफेद कराया मैंने, नंबर 1। नंबर 2, आपकी हमशीरा मोहतरमा ने 2017 में काला धन सफेद कराया और दुबई की सारी जायदादें सफेद कराई, तो आपकी हमशीरा भी इकरारी मुजरिम है। आपके काले धन और आपकी करप्शन पे तो किसी को सबूत नहीं चाहिए। आपने खुद कह दिया हम करप्ट हैं, हम काला धन है हमारे पास, तो आप क्या किसी को कहेंगे भाई? सही है, राइट। राशिद सोबरू साहब, कल इमरान खान साहब ने चूंकि कुछ साफियों को बुलाया हुआ था, काफ़ी अर्से के बाद साफियों से उन्होंने इंटरेक्शन किया। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में भी सवाल हुआ कि मौलाना साहब किसी के इशारे पर हुकूमत गिराने आए थे और उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी। तो उस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर मेरे किसी वजीर ने मौलाना के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज कराने के बारे में कुछ तहरीरी तौर पर भेजा तो वो उस पर ज़रूर गौर करेंगे। मैं काफी देर से सुनता रहा जहां तक मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से आर्टिकल 6 की बात है,
तो हम तो गुज़िश्ता 11 साल से इमरान खान साहब की बातें भी सुन रहे हैं और ज़्यादा देर नहीं लगती फिर उन्हीं यूटर्न्स को भी अपने आंखों से देखते हैं। इमरान खान साहब खुद किसी बात को लेते हैं और उसी को यूटर्न को सियासत का आला तरीन पाया समझते हैं। तो अगर इन हुक्मरानों के अंदर मौलाना साहब के खिलाफ कोई जुर्रत है तो मौलाना साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करके दिखाएं। वो भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं। मैं समझता हूँ बड़ी माजरत के साथ और बड़ी लजाजत के साथ कि इमरान खान साहब के टोटकलू में से ये एक नया टोटकला है। हालांकि होना ये चाहिए था कि 2 दिन से तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान पाकिस्तान में मौजूद थे। उनके 2 दिन के दौरे के अंदर पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया, क्या मुआहिदात हुए, क्या एग्रीमेंट्स हुए, कौम को बताया जाता कि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती आगे कहाँ मुल्क को लेकर जा रही है, बल्कि बजाय इसके कि कौम को रजब तैयब अर्दवान के दौरे के समरात के बारे में इत्तला दी जाती। मौलाना फजलुर रहमान पर आर्टिकल 6 की बात आयद करने की बात हम समझते हैं कि रजब तैयब अर्दवान का दौरा शायद नाकाम हुआ है और उससे तवज्जो हटाने के लिए फिर एक और शोषक छोड़ा गया है। जो बंदा खुद 62 और 63 पर पूरा न उतरता हो, जो खुद बिजली और कैसे पूरा नहीं उतरते? राशिद सोमरो साहब 5 इलेक्शन जीते हैं उन्होंने। 2018 में इमरान खान साहब ने 5 हल्कों से लड़ा, 5 से जीत गए। आप कह रहे हैं 62-63 में पूरा नहीं उतरते, कैसे नहीं उतरते? वो तो अमेरिकी अदालत का फैसला आपके सामने है ना, उसको जरा पढ़ लेना। जो बंदा अपना मैं आगे इस मामले पर नहीं बोलना चाहता। मेरे बड़ू ने मुझे अखलाक से गिरी शरारत कर लेते हैं आप लोग, फिर आप कहते हैं आगे नहीं बात करें। मुझे बात पूरी करने दें, आप वो खुद उठाकर देख लें। फॉरेन फंडिंग केस किस पर चल रहा है? मेरी जमात पर नहीं। मैंने दरखास्त नहीं दी कि फॉरेन फंडिंग केस ओपन न किया जाए। मैं बार बार इलेक्शन कमीशन और अदालत नहीं जा रहा हूँ कि इसको हिडन रखा जाए। क्यों फॉरेन फंडिंग केस को हिडन रखा जा रहा है? जो अदालत के फैसले से लेकर फॉरेन फंडिंग तक खुद मेरा ख्याल है कि वो इन चीजों में खुद निशाना बन रहे हो, जो सिविल नाफरमानी की बातें करते हो, जो डीएसपी और एसएसपी को गले से घसीट कर उतारें, जो पार्लियामेंट और पीटीवी पर हमला करें, उनसे शायद मौलाना फजलुर रहमान का पुरअमन एहतजाज बर्दाश्त नहीं हो रहा है और शायद वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक आराम कोई निवाला समझ रहे हैं कि हम उसको निगल लेंगे, लेकिन उनको शायद ये पता नहीं है। हमारी तारीख पढ़कर देख लें, हम आराम और आरामदेह निवाला नहीं है, बल्कि चने का वो लोहे का चना है जिसको निकलना देख लें। ये साद रफीक साहब ने भी गलती से कह दिया था लोहे का चना हूँ। हम रफीक का बड़ा वो गायब हो गए अब सीट से। वो चीफ जस्टिस गायब हो गया। वो हमारे भाई हैं। केपीके में इनकी गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में इनकी गवर्नमेंट है, स्पीकर नेशनल असेंबली का इनका है। जो आपने खुद बात की कि अब बातें न करें, अब केस करें, पार्लियामेंट में बुलाएं, अब अदालत में बुलाएं, नैब में बुलाएं, नोटिस दें तो पता चल जाएगा कि कितने इल्जामात में सदाकत है और कितने इल्जामात ठीक हैं। अच्छा, पीटीआई का तो ये वसीरा रहा है कि इल्जामात पर सियासत करना, इल्जामात के गिर्द घूमना और उससे आगे उनकी शायद इसके अलावा। अहमद जवाद साहब वज़ीर आज़म हैं, वो वजीर नहीं है, वज़ीर आज़म है। वो कह रहे हैं अगर किसी वजीर ने मुझे लिख के भेजा आर्टिकल 6 के लिए तो उस पर गौर हो सकता है। तो आप वज़ीर आज़म है, आप खुद इनिशिएट कर दें आर्टिकल 6 की कार्रवाई। देखें, ये जब कार्रवाई होगी उस वक्त मेरा ख्याल है इस पर डिबेट की जा सकती है। अभी तो इस पर कोई ऐसा अभी कोई स्टार्ट नहीं हुआ। मैं एक दो चीज़ें जो मुर्तज़ा साहब ने कही हैं उनको क्लैरिफाई करना चाहूँगा। एक तो ये कि इमरान खान की जो एक फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी, सिद्दीकुल फारूक साहब ने भी जो उसका जिक्र किया, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में शायद इमरान खान पहला और शायद आखिरी बंदा होगा जिसकी सुप्रीम कोर्ट पिछले 40 साल तक की मनी जो है ट्रेल उसकी इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने अपने 40 साल पुराने के भी रिकॉर्ड जो है ना वो ला के दे दिए। वो आज तक कभी किसी पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन का हिस्सा नहीं रहे, किसी पब्लिक सेक्टर में नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी तमाम मनी ट्रेल जो 1973 में भी उन्होंने अगर कोई एग्रीमेंट किया था और कोई कैरी पैकर से पैसे लिए थे क्रिकेट के हवाले से, तो उन्होंने वो भी प्रोवाइड कर दिए। तो वो तो अल्लाह का शुक्र है कि ही इज़ द ओनली वन। हाँ, ये और बात है
कि नवाज शरीफ जो है कि पार्लियामेंट में कहते हैं कि पार्लियामेंट को एक रोल मॉडल बनाना है, तो रोल मॉडल बनाते हुए सिर्फ हमें ये लड़ाई का जिक्र नहीं करना चाहिए बल्कि झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। तो पार्लियामेंट में या नवाज शरीफ ने जब ये एवन फील्ड के हवाले से कहा था कि इनका तो हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और आज वो उसी एवन फील्ड में जाके वो रहते हैं, वो बैठते हैं, वहाँ पे मीटिंग्स करते हैं और वो अब उनकी मलकियत हैं। और आज की तारीख तक इन फ्लैट्स के हवाले से या जो भी इनके ऊपर दूसरे केसेस चल रहे हैं उसकी मनी ट्रेल नहीं आई। हाँ, कतरी खात आए हैं जिसमें अटेम्प्ट्स की गई हैं। ये जो आपने इमरान खान साहब की फाइनेंशियल तो आज तक कोई क्रेडिबिलिटी की बात की है, मौजूद नहीं है इसके बारे मैं जरा इसी पे हसन मुर्तजा साहब से बात कर लूं। हसन मुर्तजा साहब, एक बात तो इमरान खान साहब के बारे में कही जाती है और वो उनकी पार्टी भी इस पे बड़ा इतराती है कि जी और कुछ भी कह लें हमारे बारे में, लेकिन हमारा लीडर करप्ट नहीं है कम से कम। सर ये अमीर अब्बास ये कह देना तो काफ़ी नहीं है ना, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट को भी रगड़ा लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने वो फॉरेन फंडिंग केस जो है वो खैरात का पैसा है, वो पार्टी फंडिंग है, वो किसका है उसका फैसला होने दें। अगर उसमें खुर्द-बुर्द है तो उसके जिम्मेदार इमरान खान है। और ये इल्ज़ाम ऑपोजिशन नहीं लगा रही, ये इल्ज़ाम पीटीआई के ओहदेदार एक लगा रहे हैं और उसकी वो डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो ऑपोजिशन कर रही है या हुकूमत कर रही है या कौन कर रहा है, इस बात का सामने आने दें। हेलीकॉप्टर केस था जिसका भी सदीकुल फारूक साहब ने जिक्र किया, वो हेलीकॉप्टर केस भी जो है उसमें से भी उनको बाहर निकाल दिया गया। और जहाँ तक ताल्लुक है अलीमा खान साहिबा का, वो उन्होंने खुद एमनेस्टी स्कीम में भी फ़ायदा उठाया और फिर उन्होंने जो उनकी दुबई में प्रॉपर्टीज़ थी, जो उनकी न्यू जर्सी में प्रॉपर्टीज़ थी, उन्होंने आज तक कोई मनी ट्रेल नहीं दी। और हम तो कहते हैं कि वो फ्रंट लेडी हैं इमरान खान की, वो ही सारा बिजनेस हैंडल करती थी, वो ही ना उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम पूछा गया, ना उनकी कोई मनी ट्रेल आई। आप ये सारे इमरान खान साहब पे हसन भाई आप ये फरमा रहे हैं कि कैसे उन्हें कह सकते आप हैं ये फरमा रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा क्या बेनामीदार थी इमरान खान साहब की, यानी पैसा इमरान खान साहब का था और नाम अलीमा खान, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? जी मैं बिल्कुल मैं वो इमरान खान साहब का पैसा था जी, बिल्कुल इमरान खान साहब का पैसा था, शौकत खानम का पैसा था, वो पार्टी फंडिंग का पैसा था। अलीमा खान साहिबा वो पैसा बाहर लेके गई, उन्होंने आज तक कोई मनी ट्रेल नहीं दी। थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, ये सारी चीजें होने तक इमरान खान साहब को बेगुनाह या बेकसूर या ईमानदार आदमी नहीं जरा मैं ऐड कर दूं। और जहां तक ताल्लुक है, मेरी बात जरा, ऑफशोर कंपनी में मेरी बात जाया कर दिए। उस वक्त इमरान खान से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं जमान पार्क का अपना मकान बेच के ये पैसे दे दूंगा। वो आज तक जब बिक रहा है और आज तक वो पूरा बिका तो नहीं अभी तक, ये कुछ भी नहीं है। तो रह गई उनकी बात कि जी वो उन्होंने मनी ट्रेल दी और वो ईमानदार और वो थे अपना सादिक और अमीन। साकिब निसार के फैसले जो है नहीं, लेकिन देखिए आखिर चीफ जस्टिस ने फैसला तो दिया है। मैं फिर आपसे अर्ज करूं, भले चीफ जस्टिस जैसा भी था वो अच्छा जैसा भी था, बस फिर जैसा भी हो, ठीक है, जैसा भी था तो फिर जैसे तैसे फैसले दिए। अच्छा मैं हसन भाई आप यहीं से शुरू कीजिएगा बात, मैं एक ब्रेक लेके वापस आता हूँ, आप यहीं से अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। इमरान खान साहब और यानी इल्ज़ाम दोनों पार्टियों का कि इमरान खान साहब का पैसा अलीमा खान साहिबा जो है वो इन्वेस्ट करती थी, इमरान खान साहब खुद सामने नहीं आते थे, इसका सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हसन मुर्तजा साहब, 93 से लेकर 96 तक आपकी हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, 2008 से लेकर 2013 तक फिर आपकी हुकूमत थी, 2013 से 2018 तक नून लीग की हुकूमत थी, 97 से 99 तक नून लीग की हुकूमत थी। यानी मजमूई तौर पर 1994 में इमरान खान से आप सियासत में आए, उस वक्त से लेकर 2018 तक मजमूई तौर पर तकरीबन को 16 साल आप दो पार्टियों की हुकूमत रही। ये फिर क्यों नहीं अलीमा खान साहबा और दरमियान में परवेज मुशर्रफ के 10 साल निकाले ना, वो निकाल के मैंने ये गिननी है ना। देखिए
जी देखें, मैं गुजारिश ये करता हूँ कि आप जितना ये अलीमा खान साहिबा ने खुद एतराफ़ किया है ना इन प्रॉपर्टीज़ का, बिल्कुल किया। अलीमा खान साहिबा ने खुद इन चीज़ों का एतराफ़ किया है, इसका सबूत हम क्या दें? और जहाँ तक आप हमें कह रहे हैं कि 16 साल तक आपने नहीं पकड़ा, हम तो बुरे लोग थे, हम तो चोर थे, हम तो डाकुओं की पुष्टपनाही करने वाले लोग थे। अब तो ईमानदारों की हुकूमत है ना। सही है। अब क्या कार्रवाई हुई है? जहाँ तक ताल्लुक है अलीमा खान साहिबा का, उनकी आज तक कोई मनी ट्रेल नहीं आई, उनकी कोई आज तक सोर्स ऑफ इनकम नहीं आया। जब कोई सोर्स आएगा तो वो तो डिबेटेबल तब होगा ना, उस पर बात हम तब करेंगे, पहले उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम तो बताएं। और जहाँ तक ताल्लुक इमरान खान साहब को, आप इस तरह ना निकालें कि वो बिल्कुल ही उनको आप सिंगल आउट कर दें और उठा के बाहर ले जाएं कि वो तो बड़े ईमानदार हैं। जो जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ फैसले आए, जो जहांगीर तरीन साहब ने दिहाड़ियां लगाई, जो इन 18 महीनों के अंदर, पहले वालों को छोड़ दें, इन 18 महीनों के अंदर मुझे आप बताएं कि 180 रुपए का गन्ना था और चीनी 40 रुपए की थी। अब गन्ना 190 रुपए का है और चीनी 85 रुपए किलो है। अच्छा, क्यों है? हसन साहब, क्या वजह है? हसन मुर्तजा साहब, कल वज़ीर आज़म ने जो था, कल वज़ीर आज़म ने खबर दी है 60 रुपए तक गया। मेरी यार सुन कल लेना, खबर दी है वज़ीर आज़म ने, सुन लेना जी मेरी। मैं सर आप ही की बात कर रहा हूं, मेरी गुजारिश जो आप, मैं एक सवाल तो रहेगा। वज़ीर आज़म ने कल, आपने चूंकि जहांगीर तरीन साहब का नाम लिया, तो वज़ीर आज़म ने कल कहा है कि मेरे पास आटे और चीनी के बहरान की जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसमें ना जहांगीर तरीन का नाम शामिल है ना खुसरो बख्तियार का नाम शामिल है। अब कर लें, आप पकड़ लें आप। नहीं, अब उन्होंने तो, उनकी तो कल की स्टेटमेंट थी कि बर्रे सगीर पर 600 साल तक हुकूमत करते रहे हैं तुर्क जो है। उनका क्या कहना है? वो तो कभी जर्मनी और जापान की सरहदें मिला देते हैं, कभी वो सिद्धू को कह देते हैं कि पाकिस्तान में आके इलेक्शन लड़ लो, तुम आइंदा इलेक्शन जीत जाओगे, कभी तुर्क सदर को कह देते हैं कि आप इलेक्शन लड़ लो, आप जीत जाओगे। उनके मुंह में जो चीज आती है वो कह देते हैं, उनको कोई रोकने वाला है? उन पे 62-63 लगती ही नहीं है। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो बात करते हैं, शाम को वो उससे यू टर्न ले लेते हैं, उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर सकता। कहते हैं जी वो जैसे भी हो वो ईमानदार है। पहले तो उनकी ईमानदारी का कोई क्राइटेरिया बनाया जाए कि वो ईमानदार किस तरह है। कोई हिसाब उन्होंने नहीं दिया। जो जहांगीर तरीन का ड्राइवर था, जो उसका कुक था, वो उन घोस्ट अकाउंट्स में उनका नाम भी है, उनके नामों पे भी अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। कोई उनसे पूछे तो सही। और वो मेन फाइनेंसर था इमरान खान साहब का, उसी का हेलीकॉप्टर होता था, उसी का जहाज होता था, वो ही सारा घर का किचन चलाता था। आप कहते हैं कि इमरान खान साहब ईमानदार हैं, ये मुमकिन नहीं है। आप पहले इमरान खान साहब जो हैं वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें, अपने आप को क्लियर करवाएं, फिर लोगों पे उंगलियां उठाएं। अब शीशे के घर में बैठ के दूसरों को पत्थर नहीं मारने चाहिए। अगर इस तरह की बातें करेंगे तो लोग तो फिर बात करेंगे ना। अहमद जवाद साहब देखें, एक बात तो मैं आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए, जो बात हसन मुर्तजा साहब ने की है या सिद्दीकुल फारूक साहब ने की है, देखिए जहांगीर तरीन साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है या कोई शक कभी है कि जहांगीर तरीन साहब लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से। इमरान खान साहब उसूलों और अखलाकियात और वैल्यूज और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के चैंपियन थे। क्या जरूरी है कि जहांगीर तरीन साहब को आपने पोस्टर बॉय बना के रखना है अपनी हुकूमत का या पार्टी का? भाई, और इस मुल्क में लोग मर गए हैं कि जिनको सामने लाके हुकूमत नहीं चलाई जा सकती या जिनसे मुशावरत नहीं की जा सकती। आखिर एक नायल शख्स को ही क्यों हर हाल में फ्रंट लाइन पर रखना है? जी अमीर बात साहब, मैं इसका भी जवाब दूंगा। पहले मैं थोड़ा सा काफ़ी देर से वो बिल्कुल हवा में जिसे छोड़ना कहते हैं ना, वो चल रहा था। देखें, फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी की बात जो है ना, उसको ज़रा बड़ा प्रिसाइज और कंसाइज और होमवर्क करना चाहिए। मुर्तज़ा साहब को तो ये भी नहीं पता कि फॉरेन फंडिंग केस जो है उसका ताल्लुक पार्टी से है और जो खैरात और डोनेशंस जो है उसका ताल्लुक शौकत खानम से है। तो वो दोनों चीज़ों को इकट्ठा ही उन्होंने मिक्स किया हुआ था। एनीवे, फॉरेन फंडिंग केस जो है वो तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में मैंने इकट्ठा नहीं, मैंने शौकत खानम का अलहदा नाम लिया है और मैंने अपने अकाउंट्स लें। अब बात सुने ना, ये देखें ना, ये 15 मिनट बोलते रहे हैं, 15 मिनट बोलते रहे हैं। अब मैं बोलने लगा हूं तो इनसे सुना नहीं जाएगा।
ये सुनने की थोड़ी सी अपने अंदर सलाहियत पैदा करें। आपको मैंने देखे कितनी देर सुना, बड़ा मुश्किल था वैसे आपको सुनूंगा, मैं आपको सुनूंगा, मैं रोज सुनता हूं। मेरी सुन लेना आप जरा। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप इसके बाद बात करें ना, नहीं हिम्मत ही नहीं आप में सुनने की। अब फॉरेन फंडिंग केस जो है इलेक्शन कमीशन का, उस दिन से जो है वो रुक गया है, खप डाली हुई है। MLN और पीपल्स पार्टी से उनके फॉरेन अकाउंट्स जो हैं वो आए हुए हैं। उसके बाद जहां तक शौकत खानम का है, वो आपने बड़ा पर्टिनेंट सा सवाल किया है। एक तो पहली बात ये है कि जिन लोगों को भी शौकत खानम के बारे में कोई शक है, वो आज 16 साल इन लोगों की हुकूमत, जो अमीर अब्बास साहब ने भी कहा, कोई चीज निकाल लेना आप शौकत खानम के बारे में। तीसरी चीज अलीमा के हवाले से आप जो बात करते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने वहां से उनको रिलीज किया है उनके इस केस से, जिसमें उनकी एक प्रॉपर्टी जो थी जो कि टैक्स के अंदर शो नहीं थी, उसका उन्होंने अपना फाइन दिया है, टैक्स जो कि डबल देना पड़ता है कि अगर आप टैक्स के अंदर शो नहीं करते, उसकी मनी ट्रेल भी दी है और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपने केस को क्लोज किया है। इसलिए उनके हवाले से इस वक्त कोई केस अगर कोई था तो फिर ले आते 15-16 साल में, अभी भी कोई नहीं है और ना इससे पहले कभी कोई था। और उनकी एक प्रॉपर्टी जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको खुद अपने ऑर्डर से उसके ऊपर फाइन और जुर्माना करके, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स नहीं उसको शो किया गया था। अब अकाउंटेबिलिटी की देखें, एक बात होती है, मैं कहता हूं कि देखें अकाउंटेबिलिटी इससे ज्यादा और बड़ी क्या मिसाल मैं आपको दे सकता हूं कि 10 साल से ये हुकूमतें जो हैं, इन्होंने पीपल्स पार्टी ने तो बेनजीर के नाम को भी नहीं बख्शा। 8.5 लाख जो ऐसे लोग हैं जिनको पिछले 10 साल में वजीफे देते रहे हैं, जिनका गुर्बत से कोई ताल्लुक नहीं था, जो सरकारी मुलाजमीन भी थे, जिनके पासपोर्ट भी थे, जो मुल्क से बाहर भी जाते थे, ये सिर्फ PTI की हुकूमत आई तो उसने वो 8.5 लोगों के नाम सामने लेके आए और अब उन सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन होने शुरू हुए। ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है जो PTI ने की है। और जो भी आप अभी आपने जहांगीर तरीन के हवाले से एक ही जो बार बार एक सवाल किया जाता है, जहांगीर को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, उसके बाद से लेके आज तक जहांगीर तरीन ना तो पार्टी में कोई ओहदा रखते हैं, ना हुकूमत में कोई ओहदा रखते हैं, लेकिन मीटिंग अटेंड करते हैं। ज्यादा क्या चाहते हैं? मीटिंग शेयर करते हैं। मरियम नवाज जो हैं उनको PMLN ने अपना वाइस प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, लेकिन उधर एतराज नहीं है। लेकिन जहांगीर तरीन क्या वो गायब हो जाएं? उनका अपना एक रोल है, वो अपनी एक सक्सेस स्टोरी है इंडस्ट्री में। मरियम नवाज साहिबा क्यों वो अपना रोल अदा करते नवाज शरीफ साहब पार्टी का लेकिन ना कोई पार्टी का ओहदा है। जहांगीर तरीन साहब में तो बात होगी, नवाज शरीफ पार्टी का के खिलाफ कोई अगर करप्शन थी तो ये लोग ले आए ना, अभी भी ले आए। अदालतें खुली हैं, अदालतों में चले गए। हम भी तो पनामा केस जो है अदालतों में लेके गए थे, तो उसके हमने इनिशिएटिव लिया था। तो ये टॉक शोज में जब तक रिव्यू पिटीशन भी नहीं हो जाती ना, तब तक तो उनका जुर्म नहीं कल मुकदमा दायर करें आपने जिसके खिलाफ। दूसरी बात, इन्होंने जो कहा कि जी इमरान खान साहब बड़े फाइनेंशियली बड़े जनाब अली वो ईमानदार हैं, मैं ये कहता हूँ पहली बात, करप्शन फाइनेंशियल होती है, मॉरल होती है, इंटेलेक्चुअल होती है। जितने उन्होंने झूठे वादे किए हैं नौजवानों के साथ, इस कौम के साथ, और उस पर यू टर्न लेके कहते हैं बड़ा लीडर यू टर्न लेता है, उन्होंने झूठ बोला तो इंटेलेक्चुअली भी करप्ट है। नंबर 1। नंबर 2, आपने 3 बताए ना, एक इंटेलेक्चुअल, एक मॉरल, एक फाइनेंशियल। मॉरल उनकी करप्शन दुनिया की अदालतों से साबित है कि वो मॉरली भी करप्ट है। और आ जाए आप जो अपना फाइनेंशियली करप्ट हैं, मैंने आपको बताया है कि उन्होंने अपना काला धन सफेद कराया है, ये माली करप्शन है। अदालत ने तो करप्ट नहीं कहा ना उन्हें। मैं फिर काला धन पे करप्शन क्या है? काला धन जाके सफेद कराएं कि आपने टैक्स नहीं दिए, चोरी का पैसा है, अब आप सफेद कराएं। पॉलिसी यही आई कि जी यूटिलिटी स्टोर्स को 15 अरब या 10 अरब की सब्सिडी दे दो। ये हल तो माजी की हुकूमतों के पास भी था। अगर यही हल इमरान खान साहब ने निकालना था महंगाई के तोड़ का, तो फिर नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी रहते या इमरान खान रहते, पर फर्क कहां, वो डिफरेंशिएट कहां पे हो रही है तर्ज हुकूमत, वो फैसला आप ही करेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।